हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देख रहे हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ लिया है उसमें हमने ये देखा है कि चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, कुछ भी हो, तो उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उनमें इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, उसमें इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो बाकी सारी चीज़ें पिछली क्लियर थी, उन्हें मैं जल्दी से एक बार रिकॉल करा देता हूं और आज हम सारे स्टेट को कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब इतना हमको समझ में आ गया कि देखो, अगर कोई सॉलिड है और अगर कोई लिक्विड है और मान लिया एक और यहां गैस है, तो अब हम यहां पर जो पहली चीज पढ़ेंगे वो पैकिंग पढ़ेंगे। पैकिंग का मतलब क्या होता है? कह दो, पैकिंग का मतलब ये है कि अगर ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है, तो हमें ये समझना है कि इनके जो पार्टिकल हैं वो कितनी दूर दूर हैं, वो क्लोजली पैक्ड हैं या उनमें ज्यादा डिफरेंस है। तो देखो, मान लिया अगर ये सॉलिड है तो यहां पर हम इनके पार्टिकल्स को बनाएंगे। इनके पार्टिकल्स जो होंगे वो वेल ऑर्डर्ड फॉर्म में क्लोजली पैक होंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा? वेल ऑर्डर्ड फॉर्म में बहुत ही क्लोजली पैक्ड होंगे, बहुत ही नजदीक नजदीक होंगे। किसमें? सॉलिड में। मतलब कि ये इस तरह से नजदीक नजदीक होंगे कि अगर मान लो ये पार्टिकल का सेंटर है, ये सेंटर है, ये सेंटर है, तो हम चाहें तो ऐसे लाइन खींचकर एक शेप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, फिक्स्ड शेप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक सॉलिड है, जबकि अब देखो इनके बीच का जो ये स्पेस है, ये जो स्पेस है, इसी को कहा गया था इंटर पार्टिकल स्पेस। ठीक, इंटर पार्टिकल स्पेस, पार्टिकल के बीच का स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस। ठीक, तो यहां पर इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम है, लेकिन लिक्विड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल थोड़े डिस्टेंट होंगे, यानी कि इनकी जो पैकिंग है बहुत ज्यादा क्लोज नहीं होगी, इनमें इंटर पार्टिकल स्पेस थोड़ा ज्यादा होगा। अब देखिए, यहां पर अगर हम गैस की बात करेंगे तो गैस में ये और ज्यादा पार्टिकल्स जो होंगे ये यहां वहां ऐसे घूमेंगे। ठीक है, इनमें कोई ऑर्डर नहीं होगा, पार्टिकल ज्यादा मूव करते रहेंगे। ठीक है, जरा एक बार देख लो, मैं फोकस से बाहर तो नहीं आ रहा है? ठीक, तो ये हमारा सॉलिड का पैकिंग है, बहुत ही क्लोजली पैक है। ये हमारा लिक्विड है जो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिस्टेंट रहेगा, दूर दूर रहेगा, जबकि गैस में ये बहुत ज्यादा रहेगा। अब हम ये हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैस की जो है वो बनावट है ना, ऐसे ही वो बने रहते हैं। तो अब हम इन्हीं इंटर पार्टिकल स्पेस और इंटर पार्टिकल फोर्स और पैकिंग के बेस पर तमाम जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम कंपेयर करेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस में। तो आइए हम एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल में हम देखेंगे जो पहली चीज रहेगी वो होगी पैकिंग। ठीक, अब यहां पर हम लाइन खींच देते हैं और यहां रहेगा हमारा सॉलिड, यहां रहेगा लिक्विड और यहां रहेगा गैस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, अब हम सबसे पहली चीज पढ़ने जा रहे हैं पैकिंग। तो हम कहेंगे कि जो पैकिंग है इसमें सबसे क्लोज पैकिंग होगी किसकी? सॉलिड की। तो हम लिखेंगे क्या? क्लोज्ड या क्लोजली पैक्ड, तो लिख देंगे क्लोज पैकिंग, है ना। इनमें जो पैकिंग होगी वो बहुत ही ज्यादा क्लोज होगी। लेकिन यहां पर लिक्विड में कंपैरेटिवली इनकी जो पैकिंग होगी वो डिस्टेंट होगी, है ना। लिख देंगे डिस्टेंट विद कंपैरिजन ऑफ सॉलिड। ठीक है, और देखिए, और यहां पर हम क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे मोर डिस्टेंट देन सॉलिड एंड गैस।
तो भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे हमने बना दिया था कि जो है यहाँ पर जो पैकिंग है वो सबसे क्लोज होगा, नजदीक नजदीक होगा, मैंने लिखा क्लोज पैकिंग। फिर दूसरे पे हमने लिखा कि ये थोड़े से डिस्टेंट होंगे, है ना, विद कंपैरिजन ऑफ सॉलिड, सॉलिड के कंपैरिजन में यहाँ दूर दूर पार्टिकल है और यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्टेंट है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, अब आइए दूसरी प्रॉपर्टी कंपेयर करते हैं। दूसरी पार्टिकल है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस है। देखो भाई, डिस्टेंस का मतलब एक पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल, इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसे हम मेजर कर रहे हैं। तो डिस्टेंस जरा देखिए, तो लिख देंगे, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं IPS। आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे इंटर पार्टिकल स्पेस। तो हम कहेंगे कि इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे कम कहां होगा, सॉलिड में, है ना, लेस, ठीक है, विद कंपैरिजन लेस विद कंपैरिजन टू लिक्विड। ओके, उसके बाद क्या होगा, यहां पर थोड़ा सा ज्यादा होगा, यहां पे लिख देंगे क्या, ग्रेटर देन सॉलिड एंड लेस देन गैस। आप चाहें तो यहां बढ़ा सकते हैं, सॉलिड लिख देता हूं, ठीक है। और यहां पर सबसे ज्यादा होता है तो हम लिखेंगे इंटर पार्टिकल स्पेस जो है यहां सबसे ज्यादा होगा, ग्रेटेस्ट होगा, है ना, या लिखेंगे ग्रेटर देन सॉलिड एंड लिक्विड। हो गया, ये तो हो गया इंटर पार्टिकल स्पेस। अगला है इंटर पार्टिकल फोर्स, IPF, इंटर पार्टिकल फोर्स। इंटर पार्टिकल फोर्स में अब जरा देखो होता क्या है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। अब क्या है, अब तुम ही सोचो कि अगर मान लो दो पार्टिकल है, मान लो एक पार्टिकल ये है, ये A है और ये B है, ठीक। अब हम एक और बना दें इसी के बगल में, मान लो एक और पार्टिकल है, ये A है और ये B है। तो अब जरा देखिए डिस्टेंस किसमें ज्यादा है, पहले वाले में डिस्टेंस ज्यादा है, दूसरे वाले में डिस्टेंस कम है। मान लो इस पार्टिकल को थोड़ी देर के लिए हम मैग्नेट मान लेते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि कहां पर पार्टिकल या मैग्नेट एक दूसरे को ज्यादा खींचेंगे, तो हम कहेंगे यहां नजदीक नजदीक हैं, तो ये आपस में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, यानी कि ये A और B के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा। और मान लो इसको XY कह देते हैं, क्योंकि यहां पर इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा है, इसलिए यहां पर इंटर पार्टिकल फोर्स कम होगा। यानी कि इंटर पार्टिकल स्पेस जितना ही कम होगा, फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। तो हम लिख देते हैं, यहां एरो बना देते हैं कि यहां फोर्स सबसे ज्यादा है, ठीक है, यहां पर फोर्स सबसे कम है, मतलब इन तीनों में कंपेयर करके हम बता रहे हैं, ठीक है। और यहां पर हम ऐसे एरो बना देते हैं, मतलब कि ये मॉडरेट है, इससे थोड़ा सा कम और इससे थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। इसमें क्या लिख देंगे, लिख देंगे ग्रेटर देन सॉलिड, मैं लिख देता हूं, है ना, ग्रेटर देन सॉलिड एंड लेस देन गैस, ठीक। तो अब पैकिंग हमने समझ लिया, इंटर पार्टिकल स्पेस समझ लिया, इंटर पार्टिकल फोर्स समझ लिया। अब हम शेप और वॉल्यूम हम समझेंगे, ठीक है। तो हम अगला देखेंगे, बार बार मैं फोकस देखने जाऊंगा, ठीक। चलिए, फोकस से बाहर नहीं होना चाहिए। चौथा है शेप, तो एक ही बार में मैं यहां शेप भी लिख दे रहा हूं और दूसरा लिख दे रहा हूं वॉल्यूम। शेप और वॉल्यूम आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। यहां मैं लाइन खींच दे रहा हूं, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे जिससे कि क्लियर हो जाएगा। ये अब हम शेप की बात करेंगे। तो अब जरा बताइए किसका किसका शेप डेफिनिट होता है ना। यहां पर हम लिख देंगे, ऐसे बना देंगे, डेफिनिट होता है शेप, ठीक। वॉल्यूम भी इसका डेफिनिट होता है, शेप और वॉल्यूम डेफिनिट होता है, क्योंकि अंदर के जो पार्टिकल हैं एक दूसरे को खींचे हुए रहते हैं, इस तरह से खींचे हुए रहते हैं कि पार्टिकल बाहर ना आ जाए।
अब जैसे मान लो ये हमारे पास ये पेन है, तो इस पेन के अंदर के जो पार्टिकल हैं एक दूसरे को खींचे हुए हैं, चिपके हुए हैं। नहीं तो ये पेन ऐसा नहीं है कि ये बाहर आ जाए, अगर ये लिक्विड से बना होता तब तो ये पिघल जाता है ना। तो बाद में हम देखेंगे इसे, बस हम ये जानेंगे कि शेप जो है सॉलिड में जो है डिफिनिट होता है और वॉल्यूम भी डिफिनिट होता है। अब देखिए, क्या लिक्विड का कोई शेप होता है? तो हम कहेंगे लिक्विड का तो कोई शेप ही नहीं होता है। उसको जिस में रखेंगे, ग्लास में रखेंगे तो ग्लास बन जाएगा, ठीक है। उसे किसी दूसरे बीकर में रखेंगे, बीकर बन जाएगा। टेस्ट ट्यूब में रखेंगे, टेस्ट ट्यूब बनेगा। इसका मतलब है लिक्विड में शेप डिफिनिट नहीं होता है। क्रॉस मीन्स डिफिनिट नहीं होता है, मतलब इनडिफिनिट होता है। तो यहां लिख देंगे डिफिनिट, यहां लिख देंगे इनडिफिनिट। गैस में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अरे भैया देख लो, शेप उसी का जब बढ़िया से बनेगा जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में था, तो यहां पे तो शेप था। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था, तो शेप नहीं था। तो गैस में तो सबसे कम है, इसमें कहां शेप रहेगा? कह दो इसमें तो सवाल ही नहीं उठता। ओके, अब आते हैं वॉल्यूम की, है ना। वॉल्यूम, यू थोड़ा सा सही से, वॉल्यूम है ना। वॉल्यूम की स्पेलिंग चलिए अब देखिए, वॉल्यूम में सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स है, लिक्विड का भी फिक्स है, गैस का कोई वॉल्यूम नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए हम इस पे एसटीपी और एनटीपी की बात करेंगे, उसे हम बाद में समझेंगे। तो कुल मिला के अभी हमने कितनी जो है कैरेक्टरिस्टिक देखी, 1 2 3 4। पैकिंग आप समझ गए, पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है उसकी बात हो रही है, कौन नजदीक नजदीक पैक है, उनकी पैकिंग कैसी है। दूसरा हमने इंटर पार्टिकल स्पेस के बारे में देखा, फिर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में देखा है, और बाकी जो है कैरेक्टरिस्टिक और कंपैरिजन कर लेते हैं। चलिए, तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वगैरह की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, अब लिखते हैं, ठीक। अब हम और फिर से बना लेते हैं, अभी जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो ये सॉलिड है, मान लो ये लिक्विड है, और मान लो ये गैस है। अब देखो, सॉलिड लिक्विड गैस में हम क्या करते हैं, यहां पर हमने देखा था कि जो ये पैकिंग थी बड़ी क्लोज थी, है ना। इतनी क्लोज थी कि हम एक शेप बना सकते हैं। इसे बाद में हम बहुत डिटेल में इसे पढ़ेंगे, एक शेप बना सकते थे। अब देखिए, ये हमारा लिक्विड है, मान लो ये हमारा गैस है। अब सोचो, अब हमें क्या करना है। अगली प्रॉपर्टी, 6th प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी, ठीक है। कॉम्प्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, उसे हम दबाएंगे तो वो दबेगा कि नहीं दबेगा, ठीक है। आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जिसमें कहा गया है कि एक इंजेक्शन लेना है, ऐसे ऐसे एक इंजेक्शन ले लेना है, ऐसे 3 इंजेक्शन ले लेने हैं, ऐसे बढ़िया इंजेक्शन बना गया। कोरोना वायरस वाला इंजेक्शन है, वो वैक्सीन वाला, है ना। ऐसे अब देखो, मान लिया इसमें हमने सॉलिड भर दिया, ओके। मान लिया इसमें हमने लिक्विड भर दिया, और मान लिया हमने इसमें गैस भर दिया, ठीक। और आपको पता है इसको ऐसे पीछे से हम इसे ऐसे दबाएंगे, प्रेस करेंगे, ठीक है। इसे दबाएंगे, इसे दबाएंगे, तो आपको पता है यहाँ क्या लिया गया है, गैस। यहाँ क्या लिया गया है, लिक्विड। यहाँ क्या लिया गया है, सॉलिड, ठीक। इसे ऐसे ऐसे ही होता है, थोड़ा सा ऐसे इसका ऐसे। अब जरा सोचिए, किसमें ये ज्यादा दबेगा, तो गैस में ज्यादा दबेगा। क्यों दबेगा, अब जरा देखो तो यहाँ बीच बीच, अब इसको दबाया जाए तो भाई बीच में जगह है तो वो नजदीक आ जाएगा। अब जब यहाँ सॉलिड में दबाएंगे तो बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस जो है बहुत कम है, या पैकिंग बड़ी क्लोज है, तो इनको दबाएंगे तो कहाँ दबेंगे ये,
है ना, तो हम कहेंगे सबसे कम कंप्रेसिबिलिटी किसकी होगी, सॉलिड की, उससे ज्यादा लिक्विड की, और सबसे ज्यादा गैस की। तो उसे हम एरो से कैसे दिखाते थे, सबसे कम को कैसे दिखाते थे, यहां लिख देते हैं सॉलिड, यहां लिख देते हैं लिक्विड, यहां लिख देते हैं गैस। अब बताइए यहां पर कंप्रेसिबिलिटी इसकी सबसे कम है सॉलिड की, क्योंकि क्यों कम है, कहेंगे इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम है, पैकिंग बहुत क्लोज है, बीच में स्पेस नहीं है। अब इससे थोड़ी सी ज्यादा है ना, ग्रेटर देन सॉलिड एंड लेस देन गैस, तो इसे हम ऐसे एरो से दिखा देंगे, और इसे हम ऊपर की तरफ, मतलब गैस में कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी, ये इंजेक्शन वाला एग्जांपल दे देंगे। तो ये हो गया। अब देखिए अगला है हमारा रिजिडिटी, ठीक है। अगला है फ्लूइडिटी। तो बताइए रिजिडिटी का मतलब क्या होता है ना, हार्डनेस कह सकते हैं, कड़ापन जिसे कहते हैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में। तो सबसे मतलब रिजिड कौन होगा, ठीक है, कौन ज्यादा रिजिड होगा, कौन सबसे ज्यादा होगा, सॉलिड। सबसे कम कौन होगा, इसमें मॉडरेट। ये आप समझ पा रहे हैं मैंने क्या किया, ठीक। अब आएंगे फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब है, जैसे मान लो ये सारे बच्चे हैं, क्लास में बैठे हैं, ये भी क्लास में बैठा है, ये भी क्लास में बैठा है। ये बताइए सबसे ज्यादा बच्चे कहां दूर दूर तक क्लास में टहल सकते हैं। तो यहां पर देखो क्लास में जगह बहुत है, तो यहां बच्चे यहां वहां घूम सकते हैं, यहां भी घूम सकते हैं। तो देखो ये दोनों पार्टिकल जो हैं इधर उधर मोशन करते रहते हैं। ये पार्टिकल यहां से मूव करके यहां आ जाएगा, फिर ये पार्टिकल मूव करके यहां आ जाएगा, फिर ये ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे, यहां भी ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे। क्यों घूमते रहेंगे, क्योंकि इनके बीच में स्पेस है, इनके बीच में स्पेस तो है ही नहीं है, ये कहां जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो देखो फ्लूइडिटी यानी कि मोशन की बात हो रही है। मोशन आप कह सकते हैं कि मोशन, पार्टिकल के मोशन जिसमें ज्यादा होगा फ्लूइडिटी उसकी ज्यादा होगी। इसीलिए जो गैस के पार्टिकल हैं, अगर मान लो गैस है, ये कंटेनर खोल दिया जाए यहां से, तो क्या होगा, गैस का पार्टिकल उड़ जाएगा, उड़ के कहीं भाग जाएगा, क्योंकि बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा मोशन होगा। लिक्विड में भी ऐसे ही है ना। लेकिन अगर यहां से अगर हम ऐसे इसमें ऐसे होल बना दे तो सारा लिक्विड बाहर आ जाएगा और वो ऐसे फ्लो होता ही चला जाएगा। क्यों, क्योंकि उनके बीच में तो मिला के पार्टिकल सबसे ज्यादा फ्लो कहां करेंगे, हम लिखेंगे गैस में सबसे ज्यादा, और लिक्विड में उससे कम फ्लो होगा, और सबसे कम फ्लो कहां होगा, सॉलिड में, ठीक। अब हम अगला पढ़ेंगे इसमें डेंसिटी। डेंसिटी हम लास्ट में बताएंगे, पहले हम डिफ्यूजन बता देते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन अब है हमारा अगला, डिफ्यूजन है ना, डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन में डबल एफ होता है, डिफ्यूजन में डबल एफ होता है, डिफ्यूजन है ना। तो डिफ्यूजन देखते हैं। डिफ्यूजन का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था, ठीक। मान लिया हमने एक कंटेनर लिया और उसमें थोड़ा सा डेटॉल मिला दिया, तो आपने क्या देखा कि जो डेटॉल के पार्टिकल हैं वाइट कलर के, उसमें ऐसे मोशन करने आ जाते हैं, ऐसे मोशन में आ जाते हैं, और धीरे धीरे आपको घोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो पूरा का पूरा डेटॉल उस पूरी के पूरे जो जिस बकेट में आपने वाटर रखा है उसमें फैल जाता है। उसी को डिफ्यूजन कहते हैं, कौन कितना फैल रहा है। डिफ्यूजन सबसे ज्यादा गैस में होता है। जैसे मान लिया इंसेंस स्टिक या अगरबत्ती जिसे कहते हैं, उसे अगर हमने जला दिया तो जलाने के बाद आपको क्या, कमरे में कहीं आप एक जगह रख देंगे तो उसके जो गैस हैं उनके पार्टिकल मोशन करके, डिफ्यूज करके, यहां समझ लो जिसमें जितना ज्यादा मोशन होगा उतना ही ज्यादा उसमें डिफ्यूजन होगा, ठीक है। यहीं पे हम लिख देते हैं, जिसमें जितना ज्यादा मोशन होगा उसमें उतना ही ज्यादा डिफ्यूजन होगा। तो हम कहेंगे कि गैस में डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होगा, ठीक। सॉलिड में तो कहे दो भैया नहीं होगा। सॉलिड का पार्टिकल ऐसा थोड़ी है कि अगर हम ये पेन लिए हैं तो इसके पार्टिकल कूद कूद के भागने लगेंगे, लेकिन गैस में तो ऐसा होता है, ठीक है। लिक्विड में डिफ्यूजन इससे थोड़ा सा ज्यादा और इससे थोड़ा सा कम, सॉलिड से थोड़ा सा ज्यादा, तो हम मॉडरेट बताएंगे, है ना। ये देखो भैया लिक्विड हर जगह मॉडरेट ही रह रहा है, ठीक, इसे समझेंगे हम।
तो ये तो लिखना आसान है। इसके बाद हम डेंसिटी की बात करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा एनर्जी की बात कर लेते हैं। इसे मैं फिर से मिटा देता हूँ। आई होप कि आप लोग ये समझ लेंगे, आपको समझ में आ रहा है। एक साथ कंपेयर कर लेने से बड़ा अच्छा रहेगा। अब हम एनर्जी की बात करेंगे। ठीक, एनर्जी तो नंबर कौन सा आ रहा था जी? 10 आ रहा था। इसे आप अपने से कर लेना है ना। एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी में कौन कौन सी? एक हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, और दूसरी हम पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। ठीक, अब देखिए सॉलिड, लिक्विड और लास्ट में गैस। अब चलिए बताइए काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? देखो भैया, जिसमें मोशन ज्यादा होगा, यहां मैं लिख देता हूं, है ना, कि काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, है ना, मतलब जिसमें मोशन ज्यादा होगा, मोशन जिसमें ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी उसकी ज्यादा होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 12 mv²। ठीक है, m फॉर मास और v का मतलब वेलोसिटी, स्पीड। इसे आप जो है डिटेल में पढ़ेंगे मोशन में, मोशन चैप्टर 1 है, उसमें आपको ये बताया जाएगा। तो ये पार्टिकल का मास है और उसकी वेलोसिटी है। तो जिस पार्टिकल में जितना ज्यादा मोशन, अरे भाई यहां पर मान लो ये किसी का भी, मान लो x है, कोई चीज x सॉलिड है या आयरन है, तो ये सारे पार्टिकल आयरन के ही तो हैं, सारे पार्टिकल आयरन के हैं, सबका मास कांस्टेंट है, सब लोग एक जैसे हैं, लगभग आइडेंटिकल है। ठीक है, यहां पर भी मान लो कुछ है, मान लो यहां पर वाटर लिया गया है, तो सारे पार्टिकल एक जैसे हैं। तो यहां पर मास सबका एक बराबर है, वेलोसिटी भी है इसके अंदर। तो जितनी ज्यादा वेलोसिटी यानी स्पीड जिसमें जितना ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा कहां होगी? आप लोग समझ गए होंगे, है ना, किसमें? जिसमें मोशन ज्यादा है। मोशन सबसे ज्यादा किसमें है? कह दो गैस में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, सॉलिड में सबसे कम होगी। अब देखिए लिक्विड में कह दो मॉडरेट होगी, है ना, इससे थोड़ी सी ज्यादा, इससे थोड़ी सी कम। पोटेंशियल एनर्जी इसका ठीक उल्टा होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, है ना। आप चाहें तो यहीं लिख सकते हैं, है ना, काइनेटिक एनर्जी ke = 12 mv², और पोटेंशियल एनर्जी, है ना, = mgh। मास लिख देता हूं यहां, मास, g फॉर ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटेशन की फोर्स की बात, h का मतलब हाइट। ठीक है, हाइट, कितने हाइट से गिराया जा रहा है। तो अब देखिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। पोटेंशियल एनर्जी उसमें ज्यादा होती है जिसमें मोशन कम होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें होगी? सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम गैस में। भैया जितना कम मोशन उतनी पोटेंशियल एनर्जी, जितना ज्यादा मोशन। ठीक, अब इसे आपको ज्यादा जो मोशन वाले चैप्टर में, आपको एनर्जी वाले चैप्टर में आपको अच्छे से इसे और डिटेल में किया जाएगा। तो ये रहा हमारा एनर्जी। ठीक है, और कोई प्रॉपर्टी कह दो, एक प्रॉपर्टी और है, डेंसिटी की बात हो रही है। डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होता है बेटा? अगला 11th। ठीक है, यहां मान लो सॉलिड है, यहां लिक्विड है, ये गैस है। इसे आप चाहें तो नोट भी बना सकते हैं। ठीक, अब जरा देखिए, इसमें हम कंपैरिजन करेंगे किसकी? डेंसिटी की। तो देखो बेटा डेंसिटी क्या है, डेंसिटी क्या है? तो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, अब देखिए, अब देखो वॉल्यूम अगर बढ़ाएंगे, देखो ये इसके उल्टा है, अपोजिट है, डिनोमिनेटर में है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। समझिए बात को, वॉल्यूम अगर हम बढ़ाएंगे, वॉल्यूम को अगर हम बढ़ा देंगे, डेंसिटी का मतलब क्या है? फीलिंग। अगर कहा जाए डेंसिटी को कैसे आप फील कर सकते हैं? अरे कहीं जाइए किसी जंगल में, देखिए पेड़ अगर बड़े नजदीक नजदीक हैं, घने हैं, बहुत क्लोज हैं, तो कहेंगे डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो डेंसिटी कहां ज्यादा है? यहां ज्यादा है।
ठीक, यहां थोड़ी सी कम है, यहां पे डेंसिटी सबसे ज्यादा है। और अगर हम ऐसे समझें तो हम कहेंगे अगर है ना वॉल्यूम ज्यादा है, मान लो 10 पेड़ बहुत दूर दूर लगा दिए गए, वॉल्यूम ज्यादा हो गया, 10 पेड़ उतने ही हैं, तो हम कहेंगे कि आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया, इसका मतलब डेंसिटी कम हो गई। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी कहां होगी? कहेंगे सबसे ज्यादा डेंसिटी, घनापन सबसे ज्यादा कहां है? सॉलिड में सबसे ज्यादा है, लिक्विड में उससे कम है और गैस में सबसे कम है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा कंपैरिजन हो गया सॉलिड के बारे में, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। ये हमारा कंपैरिजन है, हम समझ चुके हैं। हमने लगभग 11 कंपैरिजन किए हैं। इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, तो उसे हम बाद में देखेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बताएंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कन्वर्जन के बारे में, कि क्या सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, गैस लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा? तो होगा तो कैसे कन्वर्ट होगा? तो अगला वीडियो हमारा स्टेट कन्वर्जन पे होगा, जिसमें हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जिसे हम बहुत अच्छे से देखेंगे और उसके ग्राफ वगैरह भी देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।